सभी छात्र छात्राओं को आज 9th और 10th में हिंदी की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। सबसे पहले हिंदी में हमें यह जानना आवश्यक है कि गद्य और पद्य क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं। गद्य और पद्य को मिलाकर के एक मिश्रित वाक्य बनता है चंपू, जिसे हम गद्य पद्य का नाम दिया है। सभी बच्चे हिंदी को पढ़ने से पहले यह बात अवश्य जान लें, क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं उन परीक्षाओं में सबसे पहले गद्य के बारे में पूछा जाता है कि गद्य और पद्य क्या है। तो आज मेरे बच्चों, आज हम आपको हिंदी में बेसिक बताएंगे कि हिंदी गद्य और पद्य है क्या चीज़ है। तो सभी बच्चे ऑनलाइन हो जाएं। ऑनलाइन होने के बाद में आप देखें कि हम गद्य और पद्य आज आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी गद्य में देखिए कि गद्य क्या है। आप बताओ गद्य क्या है। गद्य में गद्य का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ। तो अब आप देखेंगे कि हिंदी में छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। जब तक हिंदी में छंद, ताल, लय या शुद्धता नहीं होगी, तुकबंदी, जहाँ तुक यानी वर्ड नहीं मिलेंगे, वहाँ पर गद्य का निर्माण नहीं हो सकता। सही बच्चों को ये देखना होगा कि हमें गद्य को पहचानने के बाद में हम किस तरीके से इसे पढ़ें और अपने विचारों को इसके अंदर ग्रहण करें। सामान्यतः मानव जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल भाषा को गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे तो हम नॉर्मल तरीके से जब हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी में शुद्धता नहीं होती है। जब शुद्धता का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें छंद, तुकबंदी, लय, ताल का होना अनिवार्य है। गद्य का लक्ष्य विचारों के भावों को व्यक्त करना ही सहज सरल सामान्य भाषा का प्रयोग सहित संप्रेषित करना ही गद्य है। ज्ञान विज्ञान से लेकर के कथा साहित्य में ये अभिव्यक्ति का माध्यम साधारणतः व्यवहार की भाषा ही गद्य है। हिंदी गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, जिन्होंने हिंदी गद्य का निर्माण किया, और हिंदी गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी निर्माण किया। इसलिए जिसका प्रयोग होने पर सोचने समझने का वर्णन, विवेचन आदि के लिए है तथा वक्ता जो कुछ भी सोचता है तत्काल उसे गद्य के रूप में व्यक्त करता है, वह भी कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही उसका उदय होता है, महत्ता और वृद्धि होती है, और लेखकों के माध्यम से हम ये सही तरह सीख जाते हैं कि हिंदी गद्य के माध्यम से ही हम अपने भाषा को, विचारों को सब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वही कहलाती है, गद्य कहलाती है। तो मेरे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि गद्य है क्या चीज़ है। समझ गए। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य को मिलाकर एक चंपू काव्य बनता है। चंपू काव्य बनता है। इतना ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि गद्य और पद्य को मिलाकर के एक चंपू काव्य बनता है। थोड़ी आगे बढ़ा दें। चंपू काव्य बनता है। मेरे बच्चों, हिंदी गद्य का विकास, अब हिंदी गद्य का विकास देखेंगे। हिंदी गद्य का विकास और स्वरूप कैसे हुआ। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी गद्य एवं खड़ी बोली का प्रयोग अधिकतर साहित्य भाषा में ही हुआ है। बच्चों, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये खड़ी बोली नहीं है। जिन साहित्यकारों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे बोलते हैं खरी बोली, यानी खरी बोली।
खरी बोली, खरी बोली, खरी बोली को ही हम खड़ी बोली कहते हैं। अब हिंदी गद्य के अभिव्यक्त संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ 10th, कुछ 10वीं शताब्दी में मानते हैं और बहुत से विद्वान 13वीं शताब्दी में और राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हिंदी का प्राचीन प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, ब्रज भाषा गद्य में समय सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानते हैं। अब यह स्पष्ट होता है 10वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य हिंदी गद्य के आदि प्रयोगों का अध्ययन किया है। विभिन्न साहित्यकारों ने अन्य अन्य समय माना है जो हम आज आपको बताते हैं। भारत इनमें से हुए हैं पूर्व भारतेंद्र युग अथवा प्राचीन युग। भारतेंद्र जी ने हिंदी को 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना है और उसके बाद भारतेंद्र युग का प्रारंभ होता है और भारतेंद्र युग सन 1868 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। द्विवेदी युग जो सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानते हैं। खत्म, कितनी वीडियो है गई? अच्छा, मानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार छायावादी युग का आगमन होता है। शुक्ल जी के अनुसार छायावादी युग सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इसे मानते हैं। इसके बाद में शुक्लोत्तर युग आता है जो छायावादी युग होता है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इसे मानते हैं। ये अन्य अन्य विद्वानों के विचार हैं। इनके अनुसार समय सारणी दी हुई है जिसके अनुसार हिंदी गद्य का विकास हुआ है। देखिए बच्चों, हिंदी जो महत्वपूर्ण बात आज मैंने आपको बताई हैं, इस चीज़ को याद करना बहुत ही अनिवार्य है। आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जो समय सारणी मैंने बताई है इसको नोट कर लें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।